हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी ट्यूशन में। आज हम क्लास 10th के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 10th में हमने अवतल दर्पण देखा था, उत्तल दर्पण देखा था, दर्पण के सूत्र से लेके दर्पण के बारे में सब कुछ हमने पढ़ लिया था, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम देखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ये 10th के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। इसके अलावा आप जितने भी एग्जाम देंगे जहाँ पे साइंस पूछी जाती है, आप उसमें देखेंगे कि इससे एक दो प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, या कहाँ अवतल दर्पण को प्रयोग करते हैं, कहाँ उत्तल दर्पण को उपयोग करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, या कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। तो अवतल दर्पण का उपयोग, कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ होता है? गाड़ी की हेडलाइट में। गाड़ी की हेडलाइट में आपने देखा होगा गाड़ी के सामने हेडलाइट लगी होती है, वहां पे किसका उपयोग करते हैं हम? अवतल दर्पण का। सर्च लाइट में, यानी कि जो सर्च करने वाली लाइटें होती हैं उनमें भी किनका यूज करते हैं हम? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, यानी कि जो लोग जाते हैं सलून वगैरह में, वहां पे जो मिरर लगा होता है वो अवतल कॉन्केव मिरर लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजों को हमें देखना होता है, यानी कि कहीं कट ना लग जाए या कहीं से कुछ ब्लड आ रहा है कि नहीं, कट वट को ध्यान देने के लिए वहां पे कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। यहाँ ही नहीं, इसके अलावा पार्लर वगैरह में भी, किताबों में नहीं लिखा है पर पार्लर में भी कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे मेकअप, आई मेकअप हो गया या फिर जैसे भी होता होगा, बहुत छोटी छोटी चीजों को बारीकी से ध्यान देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सोलर प्लेट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर प्लेट में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों होता है? जो सूर्य की किरणें होती हैं, अवतल दर्पण उनको बटोर के एक जगह देता है और जिससे हमारा सोलर प्लेट आगे धीरे धीरे काम करता है। तो सोलर प्लेट में भी किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। आंख, कान, नाक की जांच करने के लिए यह डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब आप डॉक्टर के पास कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर कुछ ऐसा लेते हैं, पेन जैसा होता है, और उसके बाद वो आपके मुंह में डालते हैं। तो जो कैविटी वगैरह जो भी हमें देखनी होती है, जो छोटी हो उसे बड़ा देखने के लिए, यानी हमें अच्छे से दिखाई दे दे, इसके लिए कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो चाहे वो आंख के डॉक्टर हो या फिर कान के अंदर देखना हो या फिर नाक के अंदर देखना हो, तो इन सब के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर वही बात जो मैंने यहाँ सोलर प्लेट में बताई थी कि सोलर कुकर में भी, क्योंकि सोलर कुकर में क्या करता है दर्पण? सूर्य की किरणों को बटोर के एक जगह एकत्रित करता है और वहां से हमारा खाना पकता है, जल्दी पक जाता है। तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहन के साइड मिरर में सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है कि वाहन यानी गाड़ियों के साइड मिरर जो बगल में लगे होते हैं, जिससे हम देखते हैं कि पीछे से कौन आ रहा है, या फिर ऊपर भी लगे होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि पीछे से गाड़ी आ रही है कौन सी, उनमें किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहन की साइड मिरर में जो गाड़ी आ रही होती है वो थोड़ा सा पास दिखा देता है ताकि हम पहले से सतर्क हो जाए, और गाड़ी बहुत बड़ी होती है तो उसका छोटा प्रतिबिंब दिखाता है। आप सोच सकते हैं अगर उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दिखाने लगे तो गाड़ी कहाँ जाएगी और हम कहाँ जाएंगे उसका कुछ पता नहीं चलेगा। तो वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग। सड़क या गलियों में लगे बल्ब के ऊपर, आपने देखा होगा आपकी रोड पे ऐसे लाइट लगी होती है, उनके ऊपर परावर्तक के रूप में भी किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। अभी अभी हमने ऊपर बात किया था कि उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए। जो बड़े बड़े ट्रक, गाड़ी, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, उनको छोटे रूप में देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं?
उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो ये रहा हमारा अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग। कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और कहाँ कहाँ उत्तल दर्पण का। इसके बाद हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि हमने सारे टाइप के क्वेश्चन किए थे। उत्तल दर्पण पे कोई प्रश्न नहीं किया था, तो एक सवाल लगा लेते हैं उत्तल दर्पण पे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपका हो गया हो तो क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को देखा। अवतल दर्पण का काम क्या होता है, वो किरणों को बटोरता है, बटोर के एक जगह एकत्रित और हमें चीजों को देखने में मदद करता है आसानी से। उत्तल दर्पण का काम क्या होता है, उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है। तो हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रयोग देखे। अब हम देखते हैं अपना एक छोटा सा सवाल उत्तल दर्पण पर आधारित। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक, फिर आगे प्रश्न में कह रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 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 ठीक, आगे पूछा है तथा इसका किरण आरेख बनाइए। तथा प्रतिबिंब की स्थिति भी बताना है और किरण आरेख भी बनाना है। तथा इसका किरण आरेख बनाइए, यानी प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा आपको ये भी दिखाना होगा। ऐसे सवाल परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं किरण आरेख के लिए। पहले ऐसे देते थे सिर्फ सॉल्व करने के लिए, लेकिन अब क्या करता है थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके सवाल सॉल्व करिए और उसके बाद आप प्रतिबिंब को बना के इमेज को दिखाइए भी कि कैसे किरण आरेख के द्वारा उसको आप दर्शा सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि किसके तहत हम चल रहे हैं, उत्तल दर्पण। सबसे पहले तो यही लिख लीजिए आप, उत्तल दर्पण। अब आगे बढ़ेंगे हम इसको लेके। दिया है, आप क्या लिखेंगे, गिवन दैट, यानी कि दिया है। क्या क्या दिया है देखते हैं। सबसे पहले दिया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो आप लिखेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर क्या इतना है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। आपको याद होगा जब हम अवतल उत्तल दर्पण पढ़ रहे थे तो हमने कहा था उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी और उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र की दूरी भी दोनों पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि दोनों दाएं साइड पड़ती थी। केवल वस्तु की जो दूरी थी उसको हम माइनस लेते थे क्योंकि वो दर्पण के बाएं साइड, ध्रुव के बाएं साइड पड़ती थी। तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगी क्योंकि उत्तल दर्पण है कितना, 15 सेंटीमीटर। फिर दिया है एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, सारी दूरियां कहां से मापते हैं, तो ध्रुव से ही मापते हैं। ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी कि वस्तु की दूरी, आप लिखिए ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी,
ध्रुव से वस्तु की दूरी, किससे दिखाते हैं आप वस्तु की दूरी को? u से। कितना लिखेंगे आप? -30 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी आपको पता है उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए माइनस होती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना? आप लिखेंगे ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को आप किससे दिखाते हैं? v से। प्रतिबिंब की दूरी v का मान आपको ज्ञात करना है। अब आप लिखेंगे हम जानते हैं। देखिए हमारे पास f मिल गया, u मिल गया, v निकालना है। इन तीनों के बीच हमने सूत्र लिखा है हम जानते हैं, यानी वी नो दैट। क्या जानते हैं हम? बहुत कुछ जानते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दर्पण के सूत्र आप लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f से। इसी में सबका मान रख लेते हैं। तो आप देखिएगा आपने रखा है 1/v, आपको क्या करना है? निकालना है, प्लस 1/u का मान 30 है, यानी 1/-30 बराबर 1/f का मान है आपका 15। ये इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/30। ये माइनस था, और आपको पता अगर नीचे या ऊपर या पूरी की पूरी भिन्न क्या मानी जाती है? नेगेटिव मानी जाती है। तो ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/30। अब आप लिखेंगे जब 1/v बराबर, तो या तो इनका तिर्यक गुणा कीजिए या तो इनका एलसीएम ले लीजिए। तो आप इनका एलसीएम ले लेंगे, आपको मिलेगा 60। कितना एलसीएम मिलेगा इसका? 60। तो आप तो कहेंगे 15 चौक को 60, 4 एकम 4 प्लस 30 दूनी 60, 2 एकम 2। तो 1/v बराबर हो जाएगा 6/60। ये तो 1/v हुआ, 6 एकम 6, 6 रहा में 60। 1/v बराबर 1/10। लेकिन अगर इसी को आप चाहें तो आप लिख सकते हैं v बराबर 10 सेंटीमीटर, एक ऊपर और v नीचे। v बराबर कितना आया आपका? 10 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। तो चलिए अब अपना किरण आरेख बना लेते हैं। हमने क्या किया? हमने कहा कि सवाल में दिया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, तो वो इन्होंने दे दिया था 15 सेंटीमीटर। हम बात उत्तल दर्पण की कर रहे थे, तो फोकस दूरी को हमने पॉजिटिव लिया। फिर उन्होंने क्या दिया है? ध्रुव से वस्तु की दूरी। ध्रुव से वस्तु की दूरी u बराबर हमने लिखा -30। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव, क्योंकि बाईं तरफ होती है। फिर हमने लिखा ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी v। प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी थी, ये दोनों हमें पता था, तीसरा निकालना था। इनके बीच हमने सूत्र लिखा था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u का मान -30 रख दिया हमने, f का मान 15 रख दिया। पक्षांतर किया, इधर माइनस था इधर गया प्लस हो गया, एलसीएम लिया 30 हो गया, 15 चौक के 60, 4 एकम 4, 30 दूनी 60, 2 एकम 2, 6/60। 1/v बराबर 1/10 हो गया, 6 एकम 6, 6 दाम 60। v बराबर कितना आया? 10 सेंटीमीटर। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, तो इसका मान आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हम किरण आरेख बना लेते हैं। किरण आरेख हमारी कुछ ये कहती है कि दर्पण कैसा बनेगा हमारा। तो दर्पण हमारा बनेगा उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण बनाने के बाद ये बन गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव P। इन्होंने सवाल में दिया है कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु कहीं यहाँ रखी है जिसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर पर इन्होंने वस्तु रखी है। तो सिंपल है कि यहाँ होगी फोकस दूरी कहीं और यहाँ होगी वक्रता केंद्र C, और फोकस दूरी का मान इन्होंने दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो जब यहाँ से किरण को हम गुजारेंगे, जो यहाँ से जाने वाली होती है वो फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? तो फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी जो वक्रता केंद्र से जाती है वो वक्रता केंद्र से होकर चली जाएगी। वो कहाँ से होकर जाएगी? तो उसे हम गुजारते हैं वक्रता केंद्र से होकर जाती है।
वक्रता केंद्र और ये दोनों जहां एक दूसरे को मिल रहे हैं, यहीं पे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब। यहाँ पे हमारे प्रतिबिंब का निर्माण है और ये दूरी कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो आपने देखा वस्तु 30 सेंटीमीटर पर, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और जहां मिले, जहां प्रतिबिंब का निर्माण है वो दूरी है 10 सेंटीमीटर। ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप एक बार, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू।